हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। कुछ दिनों तक क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 2, वर्ष 2010 से 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी थी? बताइए। सवाल ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2010 से 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 3, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार की ओर से भारत में पूछा गया है, मुद्रा नोट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो दोस्तों ये अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निगम कर। ये जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 5, भारत सरकार स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है कौन सा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा कर। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 6, हाल ही में संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय है क्या? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्षा सेवा कहा गया। हाल ही में संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय है रक्षा सेवा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 7, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित किया जाता है? बताइए, कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जी का चित्र को डाला जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1000 के नोट पे भी होता है, 500 के नोट पे भी, 100 के नोट पे भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 8, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IMF। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी हाँ, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में माना जाता है? तो IMF को। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 9, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया है किस वर्ष में? पूछा गया है रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष में किया गया है? तो 1949, यानी कि 1949 में किया गया है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर रघुराम स्थित केंद्रीय कार्यालय में राजन कहाँ बैठते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो मुंबई में बैठते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 11, हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? बताइए, हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 12, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 13, उपनिषद कितने हैं? बताइए, पूछा गया है उपनिषद कितने हैं? तो दोस्तों उपनिषद 108 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बौद्ध परियात्रा को जोड़ने वाली पर्यटक ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है?
किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखा गया है हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष में किया गया, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 712 ईस्वी में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था। कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी उसमें हुमायूं को पराजित किया गया था, किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। पूछा गया है भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1942, यानी कि 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये 1947 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है। तो दोस्तों ये है फ्रेंच क्रांति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23, उच्चतम न्यायालय ने भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारतीय मामला वर्णित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्र दार्शनिक आदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 24, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो फिर आपको एक बेल आइकन दिखेगा इस टाइप का। उस बेल आइकन को प्रेस कर देने से क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर आपको मिलेगी इस चैनल में और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस। तो अगर तैयारी जोरदार करनी है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 24 ध्यान से देख लीजिए, 3 पर्वत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद जो है वो राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26, पूछा गया है सवाल नंबर 26 में कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सदस्य नामित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27, 3 पर्वत वाली पंचायती राज प्रणाली से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है कितना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28, संविधान में भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं है। संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का जो वर्णन है वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, तो याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 29, संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी किसको। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है। राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति जवाबदेह है। तो राज्य की विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।